नमस्कार, स्वागत है आप सबका। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। इस न्यूज रूम लाइव में हम तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पर कि जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर लगातार मांग उठ रही थी और अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का रास्ता साफ हो चुका है। बता दें कि राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार अब सहमत हो चुकी है। संसद के विंटर सेशन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा, यानी कि लद्दाख को स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। और अगर केंद्र सरकार के हवाले से बात की जाए तो केंद्र सरकार अब सहमत हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेटहुड वापस दिया जाए। अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में साफ तौर से कहा था कि 370 इतिहास है, 370 कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को सही समय पर जरूर दिया जाएगा। सही समय केंद्र सरकार की तरफ से अब आ चुका है और बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर एक बार फिर से राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएगा। शीतल, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर आज की है जम्मू कश्मीर के नजरिए से, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले 5 सालों से केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। लेकिन उसके बाद विपक्ष ने लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी बात बरकरार रखी और अब जब चुनाव हुए 2024 के अंदर, चुनाव होने के बाद लोगों ने भारी बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है यहां पर सरकार में लाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब पहली कैबिनेट हुई और कैबिनेट बैठक में पहला प्रस्ताव राज्य के दर्जे को लेकर था और ये प्रस्ताव अब मात्र जम्मू कश्मीर तक नहीं बल्कि केंद्र तक पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद अब केंद्र ने ये साफ इशारा दे दिया है कि आने वाले समय में जब संसद सत्र होगा तो उस समय जो कानूनी प्रक्रिया होगी, इस पूरे राज्य के दर्जे को लेकर जो एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को किया जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा सौंप दिया जाएगा। एक बार फिर से राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर वासियों को मिलेगा। तो इस पर भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये पहली पहल इस वक्त राज्य सरकार की जो थी वो सफल होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ आज इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। राज्य का दर्जा साफ हो रहा है, ये रास्ता साफ हो रहा है और केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपको जो दर्जा है, राज्य का दर्जा है, स्टेटहुड है, वो मिल जाएगा। बस अब देर है तो एक प्रक्रिया की, एक संवैधानिक प्रक्रिया की। बिल्कुल शीतल, एक प्रयत्न तो जरूर किया जा रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि डे वन से जब सरकार बनी है, नई सरकार, उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जो सरकार बनी है, उसने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित किया है और इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भी मंजूरी दे दी है, जिसको केंद्र में भेजा है। और केंद्र की जो प्रक्रिया रहती है, अनुमोदन का बड़ा जरूरी रहता है कि आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अनुमोदन की जरूरत रहती है। आपने पहले एक स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। अब उसके बाद आपने ये भी स्टेटमेंट सुनी होगी संगठन महामंत्री अशोक कोल की कि माकूल माहौल जब होगा। माकूल माहौल का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली जो टनल के निर्माण में अटैक हुआ है उसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र का उसका हवाला दिया है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट जरूर लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री से मिले हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, नितिन गडकरी से मिले हैं और प्रधानमंत्री से मिले हैं, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ वे आउट निकलेगा। लेकिन ये सब चीजें स्पष्ट तब होगी जब विंटर सेशन, नवंबर में जो विंटर सेशन होने वाला है, उस पे इस रेजोल्यूशन को, इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, अगर बात की जाए यहाँ पर राज्य का दर्जा बहाली की, तो अगर राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाता है, जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने एलजी की पावर्स को बढ़ाया है, एक बार फिर से एलजी की पावर्स थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएंगी। पुलिस की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की जाए, यहाँ के जो फाइनेंसेस हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, अगर इस पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और जो अधिक दायरा दिया गया है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को, वो दायरा थोड़ा कलटेल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम जो है करने को बकाया है और कुछ ऐसे संकेत भी आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जो अलगाववादी तत्व हैं वो भी आगे ना सक्रियता से आए।
हालांकि मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि वो केंद्र से कश्मीर मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र इस बात को मानने के लिए मानती नहीं है कि अब कोई कश्मीर मसला बचता है। तो 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ और 35 को रिपील कर दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान जिस कदर इस्लामिक कंट्रीज में भी गया, यूनाइटेड नेशन में भी गया, लेकिन वहाँ से उनको कोई समर्थन नहीं मिला। और कश्मीर मसले में बार बार हालांकि प्रयत्न किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान उठाने का प्रयत्न करता है, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसलिए मीरवाइज उमर फारूक इस पर बातचीत करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो लेकिन कितना आसान है विनोद जी, क्योंकि अभी तक केंद्र ने सहमति जता दी है, लेकिन जो प्रक्रिया होगी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे निकालनी है, आगे बढ़ना है उन प्रक्रियाओं से, चाहे वो लोकसभा हो, फिर राज्यसभा हो, फिर राष्ट्रपति तक हो। क्या लोकसभा में आसानी से एक तरफा प्रस्ताव लाकर इसको पास किया जा सकता है? यहाँ वहाँ पर भी खलबली देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली लोकसभा में विपक्ष जरूर इनका समर्थन करेगा, विपक्ष के समर्थन मिलने का पूरे आसार है, लेकिन ये प्रोरोगेटिव जो होता है वो होता है कि सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष में अंक फिगर जो होती वो ज्यादा होती। अगर सत्ता पक्ष चाहेगा तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। एक उदाहरण देता हूँ मैं, 2000 में 1996 में लंबे अंतराल के बाद सरकार बनी, 2000 में पूर्ण बहुमत वाली 2/3 बहुमत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया एटॉनमी को लेकर के। आपको याद होगा शीतल कि हमें जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता चाहिए, एटॉनमी चाहिए। उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठंडे रास्ते में डाल दिया। लाजमी नहीं है कि इस प्रस्ताव को भी माना जाए, हालांकि केंद्र सरकार ने हिंट और संकेत जरूर दिए हैं कि आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दिया जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैसे माकूल माहौल है। विनोद जी, एक आखिरी सवाल, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की जाए, तमाम बड़ी चीज़ें उनके मैनिफेस्टो में मेंशन की गई थी, और स्टेटहुड भी एक चीज़ थी, 370 एक अलग चीज़ थी, और वहीं पर जो यूथ एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था वो जेलों के अंदर बंद है, उन्हें भी बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टेटहुड का मुद्दा अब गर्माता नजर आ रहा है, स्टेटहुड का मुद्दा अब बहुत जल्द इस पर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो इस सरकार पर ज़्यादा हो सकता है अगर स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर से स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाता है। क्या कुछ लगता है आपको? डेफिनेटली शिपन, स्टेटहुड इज अ पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन। केंद्र सरकार ने कोई ऐसा मुद्दा रखा होता है जिसको लेकर के नेगोशिएशन की जा सके, और मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, कि ये पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन है, और इस स्टेटहुड को लेकर के ही नेगोशिएशन की जाएगी कि सरकार इस तरीके से, यानी अगर आप देखते हैं शीतल, आपको तो जानकारी है, आपको भी है, जब घोषणा पत्र इनका देखते हैं तो बड़ा कड़क घोषणा पत्र है, और ऐसा लगता है कि अलगाववादियों से प्रभावित होकर के वो घोषणा पत्र बनाया गया। और दिल्ली की सरकार बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं, वो इन चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर ये स्टेटहुड है, ये पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन रहेगा, ठीक है, कि आपने पाकिस्तान से बातचीत की चर्चा नहीं करनी है, आपने जेलों में बंद पत्थरबाजों को छोड़ने की बात नहीं करनी है, आपने उस फैसले पर चर्चा नहीं करनी जिस फैसले के तहत आतंकवादी और उनके रिश्तेदारों को जो नौकरियां दी गई वो अपने लिए, इसलिए दैट इज अ पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन स्टेटहुड, जिस पर बातचीत की जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने ये तमाम बातें कही हैं कि ये एक नेगोशिएशन का पॉइंट है, इसमें केंद्र सरकार ये भी शर्त रख सकती है कि स्टेटहुड का दर्जा लोगों के लिए है, लोगों के हित में है, इसे दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं मैनिफेस्टो में, उन पर केंद्र सरकार फोकस नहीं कर सकती। चलिए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आज मन की बात हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनो। तक भारतीयों से विदेशियों तक हर किसी ने गांधी जी के उपदेशों को नए संदर्भ में समझा, नई वैश्विक परिस्थितियों में उन्हें जाना। जब हमने स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई तो देश के नौजवानों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को नई परिभाषाओं में समझा। इन योजनाओं ने हमें ये एहसास दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते, बल्कि उनका जीवन हमारे वर्तमान को भविष्य का रास्ता दिखाता है। साथियों, सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी,
इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने, लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य हैशटैग सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को हैशटैग बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ महीने पहले मैंने भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी। तब मुझे इंडियन गेम्स की अमेजिंग क्रिएटिविटी और क्वालिटी को जानने समझने का मौका मिला था। वाकई देश में क्रिएटिव एनर्जी की एक लहर चल रही है। एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टैलेंट विदेशी प्रोडक्शन का भी अहम हिस्सा बन रहे हैं। अभी वाली स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों मूवीज में हरिनारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा है। भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आप वर्चुअल टूर के माध्यम से अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी वीआर एनिमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए हैं। वीआर के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्तविकता में इन पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहते हैं। यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्चुअल टूर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने का माध्यम बन गया है। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, गेम डेवलपर्स, वीआर और एआर एक्सपर्ट्स, उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। मेरे प्यारे देशवासियों,
स्वामी विवेकानंद ने एक बार सफलता का मंत्र दिया था। उनका मंत्र था, कोई एक आइडिया लीजिए, उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बनाइए, उसे सोचिए, उसका सपना देखिए, उसे जीना शुरू करिए। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान भी सफलता के इसी मंत्र पर चल रहा है। ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है, लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात है। तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है? ये मेड इन इंडिया है। सोचिए, जिस स्थान पर -30 डिग्री की ठंड पड़ती हो, जहां ऑक्सीजन तक का अभाव हो, वहां हमारे वैज्ञानिकों और लोकल इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया। हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है, और ये चीज है आत्मनिर्भर भारत का सामर्थ्य। साथियों, मैं चाहता हूं आप भी एक काम जरूर करें। आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, ऐसे प्रयासों को शेयर करिए। आपने अपने पड़ोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा? किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? हैशटैग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर यह जानकारियां लिखिए और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाइए। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो मैं घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर।
अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है, ओके? वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने के नहीं लिए। सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति की वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल, ओके? ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें।
सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलीग्राफी यानी सुलेख में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसके जरिए हमारी लिखावट साफ, सुंदर और आकर्षक बनी रहती है। आज जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। इसके वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही है। फिरदौसा जी की कैलीग्राफी ने स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प तरीके से बताते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधारण लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आगे आए हैं। डी वैकुंठम करीब 50 साल से चेरियाल फोक आर्ट को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। तेलंगाना से जुड़ी इस कला को आगे बढ़ाने का उनका यह प्रयास अद्भुत है। चेरियाल पेंटिंग्स को तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही यूनिक है। यह एक स्क्रोल के स्वरूप में कहानियों को सामने लाती है। इसमें हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी की पूरी झलक मिलती है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बुटलू राम माथरा जी अबुझ माड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। पिछले 4 दशकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए हैं। उनकी ये कला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में भी बहुत कारगर रही है। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे कैसे कश्मीर की वादियों से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक हमारी कला और संस्कृति नए नए रंग बिखेर रही है। लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती। हमारी इन कलाओं की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय कला और संस्कृति से मंत्र मुग्ध हो रहे हैं।
जब मैं आपको उधमपुर में गूंजती सारंगी की बात बता रहा था, तब मुझे याद आया कि कैसे हजारों मील दूर रूस के शहर याकुत्स्क में भी भारतीय कला की मधुर धुन गूंज रही है। कल्पना कीजिए, सर्दी का एक आध दिन, -65 डिग्री तापमान, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, और वहां एक थिएटर में दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क में भारतीय साहित्य की गर्मजोशी? ये कल्पना नहीं, सच है। हम सबको गर्व और आनंद से भर देने वाला सच। साथियों, कुछ हफ्ते पहले मैं लाओस भी गया था। वो नवरात्रि का समय था और वहां मैंने कुछ अद्भुत देखा। स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे, लाओस की रामायण। उनकी आंखों में वही भक्ति, उनके स्वर में वही समर्पण जो रामायण के प्रति हमारे मन में है। इसी तरह कुवैत में श्री अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। ये कार्य मात्र अनुवाद नहीं, बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच एक सेतु है। उनका यह प्रयास अरब जगत में भारतीय साहित्य की नई समझ विकसित कर रहा है। पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है एर्लिंदा गार्सिया। वहां के युवाओं को भारतनाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी नृत्य का शिक्षण दे रही है। इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धूम मची हुई है। साथियों, विदेशी धरती पर भारत के ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति कितनी अद्भुत है। ये लगातार विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहां जहां कला है, वहां वहां भारत है। जहां जहां संस्कृति है, वहां वहां भारत है। आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के लोगों को जानना चाहते हैं। इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है, अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को #कल्चरल ब्रिजेस के साथ साझा कीजिए। मन की बात में हम ऐसे उदाहरण पर आगे भी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के बड़े हिस्से में ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन फिटनेस का पैशन, फिट इंडिया की स्पिरिट, इसे किसी भी मौसम से फर्क नहीं पड़ता। जिसे फिट रहने की आदत होती है, वो सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी नहीं देखता। मुझे खुशी है कि भारत में अब लोग फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास के पार्कों में लोगों की संख्या बढ़ रही है। पार्क में टहलते बुजुर्गों, नौजवानों और योग करते परिवारों को देखकर मुझे अच्छा लगता है। मुझे याद है, जब मैं योग दिवस पर श्रीनगर में था, बारिश के बावजूद भी कितने ही लोग योग के लिए जुटे थे। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में जो मैराथन हुई, उसमें भी मुझे फिट रहने का यही उत्साह ही दिखाई दिया। फिट इंडिया की ये भावना अब एक मास मूवमेंट बन रही है। साथियों, मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स बच्चों की फिटनेस पर अब और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल अवर्स भी एक अनोखी पहल है। स्कूल्स अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को योग करवाया जाता है, कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेशन होते हैं, तो एक दिन स्पोर्ट्स स्किल पर काम किया जाता है। किसी दिन खो खो और कबड्डी जैसे
पारंपरिक खेल खिलाए जा रहे हैं और इसका असर भी बहुत शानदार। अटेंडेंस अच्छी हो रही है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और बच्चों को मजा भी आ रहा है। साथियों, मैं वेलनेस की ये ऊर्जा हर जगह देख रहा हूँ। मन की बात के भी बहुत से श्रोताओं ने मुझे अपने अनुभव भेजे हैं। कुछ लोग तो बहुत ही रोचक प्रयोग कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है फैमिली फिटनेस आवर का, यानी एक परिवार पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम 115वां एपिसोड आप देख रहे थे। पीएम मोदी ने आज अपना 115वां एपिसोड जो है वो लाइव अभी संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर युग में अपनी चुनौती के साथ या फिर दूसरे किसी चुनौती के साथ निपटा है और इस चुनौती को लेकर ही हम आगे बढ़े हैं। इसलिए एक भारत देश जो है वो सशक्त देश बनते जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की तो सबसे पहले तकनीक यानी टेक्निक को लेकर भारत का जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को आगे बढ़ाया है, मन की बात को आगे बढ़ाया। तकनीक पर बहुत ज्यादा जोर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और AQI लगातार 400 के पार पहुंच चुका है। दीपावली से पहले ही जहरीली हवा हो चुकी है और दिल्ली के लिए दीपावली एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हालांकि दीपावली का त्यौहार दिल्ली में पटाखों के साथ नहीं मनाया जाता है, पटाखे बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे पटाखे वहां पर फटते हैं, जिसके बाद दिल्ली का प्रदूषण और भी खराब हो जाता है। तो दिवाली से पहले ही इस तरह की दृश्य इस वक्त राजधानी से दिल्ली से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर हल्की हल्की धुंध फैल गई है और इस धुंध के चलते लोगों का अब आना जाना और साथ ही साथ सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 400 के पार AQI पहुंच चुका है और प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत भी अब शुरू हो चुकी है, जहां पर एक तरफ लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। वहीं पर अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकने का आरोप भी लगातार एक दूसरी पार्टियों पर लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं, जहां पर एक तरफ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं पर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए दिवाली की, दिवाली पर जिस तरीके से पटाखे यहाँ पर बैन है, लेकिन वहीं पर लोग जो है वो इको फ्रेंडली यानी ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व अभी भी जो यहाँ पर क्रैकर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दीपावली पर और ज्यादा प्रदूषण फैलने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में दिवाली के त्योहार से पहले ही सांस पर संकट उत्पन्न हो चुका है। पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वायु गुणवत्ता यहाँ पर सूचकांक की अगर बात की जाए, यानी कि अगर AQI की बात करें, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे दिल्ली से संवाददाता। केशव, बताइएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 400 के पार पहुंच चुका है, कितनी चिंताजनक बात है ये? बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण से स्थिति दुभर हो रही है और अभी दीपावली के महज 3 दिन पहले ही दिल्ली में लगातार प्रदूषण से स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। आज के दिन दिल्ली में जो तापमान है वो बेहद खराब श्रेणी में है। 350 से ऊपर जो है वो दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो प्रदूषण का AQI लेवल है वो बना हुआ है। जहां दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन अभी प्रदूषण से नियंत्रण के लिए सरकार की कदम सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन केशव, वायु प्रदूषण के साथ साथ सियासी प्रदूषण भी दिल्ली के अंदर बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार कहती है कि या तो हरियाणा इस प्रदूषण का जिम्मेदार है या पंजाब सरकार जिम्मेदार है। पंजाब में पराली जलती है, हरियाणा के अंदर पराली जलती है, या वहां पर पानी को दूषित किया जाता है, उस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। क्या सरकार ये मान रही है कि सरकार अपने लेवल पर प्रदूषण को नियंत्रण करने में कोई भी कदम नहीं उठा पाई है? हालांकि कदम उठाए हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। देखिए, हाल ही में मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल पूछा था जब वो दिल्ली आए थे। तब उनसे पूछा गया कि आखिरकार जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है लेकिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं क्यों कम नहीं हो रही।
तब उनका जवाब ये होता है कि केंद्र का सहयोग नहीं मिलता है। केंद्र सरकार सिर्फ कहती है कि लोगों को जागरूक करो। लोगों को जागरूक करना मुश्किल है। अगर सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जाए, सरकार मुआवजा लोगों को दो, तो जरूर पराली जलाने वाली घटनाएं पंजाब में भी कम हो सकेगी। लेकिन दिल्ली का और जो हरियाणा का जो प्रदूषण में पराली जलाने का लेवल है वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल पंजाब में जरूर आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन हरियाणा में अभी भी बड़े स्तर पर पराली जलाने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर होता है और दिल्ली के लोग समस्याओं का सामना करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि हर साल जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति तैयार होती है तो उसका ठीकरा हरियाणा और पंजाब पर छोड़ा जाता है। बिल्कुल, अगर केशव बात की जाए यहाँ पर सरकार द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, लेकिन एट द एंड लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो अब यहाँ पर पॉल्यूशन तो काफी ज्यादा है। ऑड-इवन की पॉलिसी केजरीवाल द्वारा लाई गई थी, अब ग्रैब 2 की पॉलिसी यहाँ पर लाई जा रही है। किस तरीके से इन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो रहा है? सॉल्यूशन का क्या है इस पॉल्यूशन का? देखिए, दिल्ली में तकरीबन 3000 स्मॉग गन है जो अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक ऑन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ वाला अभियान जो है वो भी दिल्ली में चल रहा है। ग्रेव 2 के तहत जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनको 15 ऐसे मापदंड दिए गए हैं जिनका पालन करना है। अगर वो पालन नहीं कर रहे तो 5 लाख रुपए का जुर्माना उन तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगाया जाएगा। ये तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति सुधरी नहीं है। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि अभी दीपावली बहुत नजदीक है, यानी कि 3 दिन दीपावली में है और दिल्ली में प्रदूषण, पटाखों वाला धुआं दिल्ली को और प्रदूषित करेगा। इस साल दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन को लेकर भी प्रबंधन किया है कि जब दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण की स्थिति हो तो फिर आर्टिफिशियल रेन के जरिए दिल्ली में बारिश करवाने का काम किया जाए। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, केंद्र सरकार से कैसे समन्वय बनेगा, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कैसे सही होगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकार हर साल दावे करती है, वादे करती है, लेकिन जब स्थिति आती है प्रदूषण से तो दिल्ली के लोग प्रदूषण का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। और हमने कई ऐसे आंकड़े दिखाए हैं, 2018, 19, 20, 21 के जो आंकड़े हैं वो प्रदूषण की दिल्ली में बेहद खराब स्थिति रही है। लेकिन पिछले साल दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति थोड़ी बेहतर रही है, जो 4-5 साल के रिकॉर्ड के तहत अगर हम जिक्र करें। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार प्रदूषण को लेकर सरकार जो दावे और वादे कर रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। केशव, दिवाली है तो जाहिर सी बात है पटाखे भी फूटेंगे और पटाखे फूटेंगे तो प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ेगा। उसको लेकर सरकार ने अभी क्या प्लान बनाया है ताकि दिल्ली के अंदर ये प्रदूषण और भी ज्यादा ना बढ़े? क्या इसके लिए कोई प्रॉपर प्लान बनाया गया है, तैयार किया गया है, या फिर दिवाली के बाद भी जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर पटाखे फोड़ते नजर आएंगे? देखिए, दिल्ली में दीपावली के मौके पर दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति जरूर दी गई है। लेकिन इन मानकों का पालन नहीं होता है, ना ही प्रशासन ये सुनिश्चित करवा पाता है, ना ही अवैध तरीके से तमाम जगहों पर बिक रहे जो पटाखे होते हैं उनका भी रुकना, ये कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। बहरहाल इस साल ये देखना होगा, सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर रिस्ट्रिक्शन जांच अभियान भी चलाए गए हैं। 500 से ज्यादा टीमें बनी हैं जो प्रदूषण के जरिए निगरानी बनाने का काम कर रहे हैं कि किन किन इलाकों में प्रदूषण की हालिया स्थिति क्या है। लेकिन ये तमाम चीजें अभी एक बड़ा सवाल है, इन पर कितना काम होता है, क्या तस्वीर साफ होती है, ये बहुत जल्द देखने वाला हूँ। क्या लगता है, क्या खास प्लान जो है वो तैयार किया गया है दीपावली के अंदर, दीपावली के आसपास में? देखिए, सरकार की तरफ से यही सुनिश्चित किया गया है कि लोग ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। जो तमाम पटाखों की दुकानें हैं उन पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या इन पर ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हैं या किसी भी तरीके के अवैध पटाखे जिसकी दिल्ली में अनुमति नहीं है उनका पालन तो दिल्ली में नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन जब दीपावली का मौका आता है तो सारे नियम कानून रखे रह जाते हैं, लोग उसका पालन करते दिखाई नहीं देते। और यही बड़ी वजह होती है कि जब दीपावली का मौका होता है उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 पार हो जाता है और ये दिल्ली में प्रदूषण की बहुत डरावनी स्थिति है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार की तरफ से किए गए प्रयास कितने सफल होंगे और दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति कब सुधरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव तमाम जानकारी के लिए। और जो जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी नाम की एक सरकार है, ये अपनी असफलताओं का दूसरों पर दोषारोपण करती है। पहले इनके पुराने बयान निकाल कर देख लो। पहले ये कहा करते थे कि पंजाब से बहुत धुआं आता है, उससे प्रदूषण होता है। अब पंजाब में भी इनकी अपनी सरकार बन गई,
धुआं तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन अब पंजाब का नाम नहीं लेते, अब ये हरियाणा का नाम लेते हैं। ऐसे ही यमुना जो प्रदूषित होती है उसका भी हरियाणा पर दोष लगाते हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय तटस्थ समिति बना लो, हरियाणा में जो यमुना जा रही है उसका बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक की जो दिल्ली है उसका बीओडी चेक कर लो। हरियाणा से 5, 7, 10 गुना ज्यादा बीओडी है। कैसे बढ़ गया वो? कौन देखेगा उसको? दिल्ली में किसकी सरकार है? कितने नाले वहां दिल्ली में जाके मिल रहे हैं। मैंने एक लड़के को बोला था, उसको हम बाइक पे गए, बाइक पे। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सियासत भी हो रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, लेकिन इस सियासत के बीच लोग पिस रहे हैं, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री भगवंत मान का चुनावी दौरा देखने को मिल सकता है और आज मुख्यमंत्री विधानसभा हल्का चबेवाल और डेरा बाबा का दौरा करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने, उपचुनाव होने और होशियारपुर के हल्का वहां पर भी पहुंचेंगे। गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक के अधीन कलानौर में पहुंचेंगे, वहां पर उनकी चुनावी ये रैली हो सकती है, चुनावी ये दौरा हो सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान मैदान में उतरेंगे ताकि अपनी सरकार की जो कार्यशैली है, अपनी सरकार का जो ग्राफ है, उस ग्राफ को लोगों तक पहुंचा पाए, अपनी जन कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचा पाए, ताकि उनका आगे का रास्ता भी साफ हो, अगले चुनाव का रास्ता भी यहां से आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो साफ दिखाई दे। बिल्कुल, आपको बता दें कि पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे और उपचुनावों के बीच में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि ये चारों सीटें जो है उनके खेमे में आए। हालांकि कांग्रेस उनको कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है पंजाब में, लेकिन वहीं पर भगवंत सिंह मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का चुनावी दौरा देखने को मिलेगा। 2 अलग अलग जगहों पर वो पहुंचेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाएगा और होशियारपुर के हल्का चब्बेवाल के अधीन जो गांव है वहां पर यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर भगवंत सिंह मान जो है वो पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि 4 सीटों पर उपचुनाव के बीच में तैयारियां तेज हो रही हैं, क्योंकि उपचुनाव अब कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। पंजाब में 4 अलग अलग सीटों पर उपचुनाव होंगे, जहां पर चब्बेवाल और डेरा बाबा सीट पर भी उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दोनों सीटों पर जो है उनके द्वारा दौरा किया जाएगा, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, अपनी नीतियां जो यहाँ पर पंजाब सरकार ने काम किया है उस पर जो है वो बातचीत लोगों से करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये बात हो रही थी इस वक्त पंजाब की, लेकिन जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की इस वक्त कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान का चुनावी दौरा हमने आपको बताया कि किस तरह से होना है, लेकिन इधर मुंबई की बात करें तो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में भगदड़ का ये मामला सामने आया है। भगदड़ में 9 यात्री घायल हुए हैं और ये सुबह सुबह भगदड़ हुई है। दीपावली पर घर जाने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में ये भगदड़ जो है, जिसमें 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, ये मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर सुबह सुबह भगदड़ मची, जिसमें 9 यात्री घायल हुए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है और ये हादसा जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे के आसपास पेश आया है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार को लेकर लोग अपने अपने घरों के लिए जाते हैं, अपने अपने आवास के लिए जाते हैं। तो ऐसे में जब वहां पर ट्रेन आती है तो ज्यादा लोग होते हैं, तो चढ़ने की होड़ में लोग जो हैं वो भगदड़ की शक्ल लेते हैं। यही कुछ हुआ मुंबई में, जहां पर अभी तक 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई से बड़ा मामला सामने आ रहा है। सुबह 6 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये भगदड़ जो है वो मच जाती है, जिसमें 9 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और 2 लोगों का इलाज जो है वो अभी जारी है। हालांकि ये 9 के 9 लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन 2 की हालत गंभीर है। सिचुएशन उनकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और ये तस्वीरें वहीं की हैं जहाँ पर आज भगदड़ की घटना पेश आई है। तो आपको बता दें
कि इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हकीम देशमुख हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से ज्वाइन कर चुके हैं। हकीम, बताइएगा किस तरीके से भगदड़ पेश आई, क्या है ये पूरा मामला, और जो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, पुलिस द्वारा किस तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है, और अभी की क्या कुछ सिचुएशन है वहाँ की? देखिए, जिस तरीके से है भगदड़ जो है ये मची है, कहीं न कहीं बांद्रा टर्मिनल का जो स्टेशन है ये बहुत क्राउडेड स्टेशन माना जाता है और ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रा के दौरान जिस तरीके से लोगों को परेशानी ना हो इसलिए वो पहले ही अपनी जगह को जो है वो संभाल करके रखने की कोशिश करते हैं। जनरल के जो डिब्बे हैं वो कम हो गए, इसके कारण कहीं न कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती है। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है ये हादसा हुआ है जिसमें 9 लोग घायल हुए, दो लोग जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में, उन्हें बाबा अस्पताल में जो है वो एडमिट किया गया है। हालात बहुत गंभीर बताई जा रही है। 7 लोगों की जो तबीयत है वो कुछ नॉर्मल होने की बात सामने आ रही है, लेकिन 2 लोग गंभीर है। लेकिन हकीम, त्योहारों से पहले इतनी बड़ी लापरवाही ये कैसे हो सकती है? त्योहारों के समय में जब प्रशासन को पता है कि लोग अपने घरों के लिए जाते हैं तो फिर इस तरह की भगदड़ क्यों? ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से त्योहारों का समय है और ऐसे में रेलवे प्रशासन द्वारा कहीं न कहीं दूसरे कोचों को बढ़ाया गया है, जनरल कोच की संख्याएं कम करती जा रही है दिन पर दिन, और ऐसे में जो लोग जिनके पास बहुत कम पैसा है ट्रैवलिंग करने के लिए, ऐसे लोग जनरल में ही लगातार जो है वो सफर करते हैं। लेकिन इन लोगों को समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण ये लोग पहले ही अपनी जगह को संभालने के लिए, जगह पर बैठने के लिए जो है उत्सुक होते हैं और गाड़ी के रुकने के पहले ही जो है ये डिब्बों को लटकते हैं और चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये भगदड़ हुई है जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है शीतल, उनको भाभा अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि हालात गंभीर होने की वजह से इनकी तबीयत सुधरेगी या फिर और कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, ये अभी बता नहीं सकते। इस तरीके की बात सामने आ रही है। हकीम, प्रशासनिक जिम्मेदारी क्या अभी तक ली गई है इस पूरे मामले को लेकर, इस भगदड़ को लेकर? हालांकि ये 9 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अगर बड़ा हादसा होता तो किसी की मौत भी हो सकती थी, किसी की जान भी चली जा सकती थी। बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से हम जनरल कोचों की बात करते हैं, जनरल डिब्बों की बात करते हैं, तो पुलिस के बल भी जो है, आरपीएफ के बल या जीआरपी लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो भी इस भीड़ को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि भीड़ ही इतनी तादाद में होती है और डिब्बों की संख्या कम होने की वजह से काफी परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। अभी प्रशासन ने किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रशासन जिम्मेदारी लेने से कतरा इसलिए रहा है क्योंकि जनरल कोचों की संख्या ही कम है और त्योहारों का समय है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। बड़े प्रमाण में जो है लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। दिवाली का मौसम है और दिवाली की छुट्टियां भी लग चुकी है, बच्चों के साथ जो है वो अपने घरों की तरफ, अपने प्रदेश को लौट रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन ने अब जनरल कोच की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। क्या इस हादसे से अभी कुछ सीखा गया है? क्योंकि अभी भी त्योहारों का समय है और जब जाने का समय है तो आने का समय भी होगा। क्या सावधान रहने की जरूरत है, और अगर है तो कैसे सावधान रह सकती है रेलवे प्रशासन ने शीतल अपने कार्यों में और रेलवे की जो स्थितियां बनाई गई है उसमें सुधार करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें जो है वो चलाने की जरूरत है छुट्टियों के समय में। वही रेलवे में जो है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जनरल कोचों की संख्या कम होने की वजह से ये हादसे बड़े प्रमाण में पेश आ रहे हैं। कहीं प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को अब जरूरत है कि जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से स्लीपर कोचों की बात करते हैं तो उनको भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि आम आदमी जनरल कोच में या फिर स्लीपर कोच में ही प्रवास करता है, सफर करता है, इसलिए उसके लिए एसी का टिकट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रशासन को ये जरूरत है कहीं न कहीं बदलाव लाने की कि समय को देखते हुए चले। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम। इस वक्त बड़ी खबर है, पतंजलि योग संस्थान हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आचार्य बालकृष्ण ने हेलीपैड पर उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और पतंजलि योग संस्थान का ये मामला जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए और जोरदार स्वागत वहां पर आचार्य बालकृष्ण ने हेलीपैड पर उनका किया हुआ है। और अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद किन किन चीजों पर बातचीत होगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुलाकात है। आचार्य बालकृष्ण ने हेलीपैड पर अभिनंदन किया है और इसी को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, अभी
मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है और अब जाकर मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला है। लेकिन वो पतंजलि के द्वार में पहुंचे, वहां पर आचार्य बालकृष्ण ने उनका जोरदार स्वागत किया हुआ है। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।